टॉपिक हम समझेंगे कि हमारे भारत संविधान जो दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, इसके बनने में क्या क्या प्रयास हुए और कैसे इसमें कितने खर्च आए और शुरू में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हम आज अपने एक अच्छे संविधान तक पहुँच पाए। ठीक फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको बता दें कि 1833 में पहली बार ब्रिटिश रूल के दौरान गवर्नर जनरल ने एक प्रयास किया था कि एक संविधान बनाया जाए। ठीक है, और उस समय के गवर्नर जनरल को कहा जाता था गवर्नमेंट, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि गवर्नर जनरल ही सब कुछ हुआ करते थे और इसलिए चाहते थे कि आज की जो ब्रिटिश इंडिया है उनके लिए एक नया संविधान बनाया जाए। ठीक है, और कितना बना या नहीं बन पाया ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि इसमें प्रयास किया गया था। और सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने एक ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, उनका नाम है मिस्टर M.N. रॉय। ठीक है, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ एग्जामिनेशन, लीगल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि वो पहला व्यक्ति कौन है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। ठीक है, उनका नाम है मिस्टर M.N. रॉय। आगे चले तो देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एक अपने आप में कंप्लीट होता है, क्योंकि किसी भी सरकार को चलाने के लिए 3 स्तंभ का होना बहुत जरूरी है। हालांकि आज के डेट में 4 स्तंभ होते हैं। पहला लेजिस्लेचर यानी विधायकी, दूसरा कार्यपालक, तीसरा न्यायपालिका यानी कार्यपालक यानी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी यानी न्यायपालक, और तीसरा है आपका प्रेस या मीडिया। ठीक है फ्रेंड, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही सरकार चलती है। हालांकि संविधान में जो है एज सच मीडिया का जिक्र नहीं है, लेकिन आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के माध्यम से मीडिया का भी एक स्तंभ माना गया है सरकार को चलाने में, और उसे कहा गया है मीडिया, यानी कि प्रेस या मीडिया भी चौथा स्तंभ है जो कि सरकार को बनाने में, उनको चलाने में सहयोग करती है। इस तरह देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 3 यानी कि लेजिस्लेचर विधायकी, कार्यपालक यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यानी न्यायपालिका की कार्य कैसे करेंगे वो और कैसे सरकार चलाएंगे, उनके बारे में एक सेंट्रल प्रिंसिपल्स लेटर ऑन किया गया हुआ है, जो कि 395 आर्टिकल भी दिया हुआ है, और बाकी डिटेल जो शेड्यूल के माध्यम से, अनुसूची के माध्यम से दी गई है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में 3 प्रकार के सरकारें बनती हैं। पहला आप देखें तो पार्लियामेंट्री यानी संसदीय प्रणाली, जो कि हमारे देश में है। संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि इसमें जो एक लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। जैसे आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को देख लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर जो है जब वो कोई बिल पेश करते हैं पार्लियामेंट में, तो उन्हें हम कहते हैं कि वो एक विधायकी यानी लेजिस्लेचर का काम कर रही है। ठीक है, और जब यही फाइनेंस मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि 3 डिपार्टमेंट का हेड है मोटा मोटी, पहला शेयर मार्केट, दूसरा बैंकिंग, तीसरा इंश्योरेंस सेक्टर, और बाकी जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इनके अंतर्गत गवर्न होती है, और इन सब का हेड होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जब फाइनेंस मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पर जाकर के वहाँ प्रिसाइड करते हैं तो वहाँ पर वो बन जाते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली के अंदर क्या होता है कि जो हेड ऑफ द नेशंस होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, जैसे अपने देश में है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं वो होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। ठीक, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि अमेरिका में होता है। वहाँ पर प्रेसिडेंट ही सब कुछ होते हैं और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, और जो वहाँ पर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और हेड ऑफ द नेशन है, दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यही अंतर है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ नेशन और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग अलग व्यक्ति होते हैं, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ नेशन और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। और तीसरा जो पाया जाता है पूरी दुनिया में वो है मोनार्की, यानी आपका राजशाही तंत्र, जहाँ पर या तो मिलिट्री गवर्न कर रही होती है या तो राजशाही तंत्र गवर्न कर रही होती है। ठीक है, जैसे कि आपका जापान है, कोरिया है, और कई ऐसे देश हैं जहाँ पर अभी भी, जैसे खासकर ब्रिटेन, वहाँ पर अभी भी महारानी सिस्टम यानी
आपका राजशाही ठाट चल रहा है, ठीक है। और वहाँ के जो हेड ऑफ नेशन होते हैं वहाँ की किंग या क्वीन ही होती है। और देशों में क्या होता है कि वहाँ पर अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो हालांकि मोस्टली पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से कवर किया है, लेकिन ये सिस्टम हमारे यहाँ फॉलो नहीं है। यहाँ पर हमारे जो हेड ऑफ नेशन होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, और प्रेसिडेंट जो है हमारे द्वारा चुने हुए एमएलए और एमपी के डायरेक्ट यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उनके माध्यम से वो चुने जाते हैं। यानी कि रिपब्लिक नेशन हमारे यहाँ है, यहाँ पर कोई हेरिडिटरी सिस्टम या मोनार्की हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। यही अंतर है ब्रिटेन और हमारे में, ठीक है। जो क्योंकि हमारा देश टोटली प्रजातंत्र है, प्रजा ही हर प्रतिनिधित्व को, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो या इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, वो सब हमारे द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि जो एडल्ट सफरेज है उनके माध्यम से चुने जाते हैं, ठीक। आगे चले तो देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो कैबिनेट मिशन से हुई थी। कैबिनेट मिशन जो है वो 3 लोगों को सबसे पहले गठन हुआ था, जिसमें आपके स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंटिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर, ये 3 लोग मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया था, जो कि 16/5/1946 में आए थे। और उन्होंने रिकमेंड किया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की गठन किया जाए, तब क्योंकि यही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बाद में संविधान निर्माणकर्ता माने जाएंगे, यानी कि फाउंडर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। और इस उनके कहने रिकमेंडेशन पे ही हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ, जो कि सबसे पहले बैठक 9/12/1946 को हुआ था, जिसका जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, ये टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वो पूरे जब तक चला तब तक उन्होंने प्रेसाइड किया। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद प्रथम जो भारतीय राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हुए। आगे बढ़े तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का काम क्या था कि ये जब पेश हुआ तो इनके जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे इसके आधार पे एक प्रस्तावना का विचार हुआ, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो ड्राफ्टिंग की गई थी वो सारा कुछ जो है प्रीम्बल जो हमारा प्रस्तावना है कॉन्स्टिट्यूशन में वो उसका पार्ट बन गया। यानी प्रीम्बल का जो फाउंडेशन है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। और ये था वो अमेरिका से लिया गया था। डॉक्टर B.N. राव वो लीगल एडवाइजर अपॉइंट हुए। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, उनका चयन हुआ, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और इन सब ने मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया, ठीक है। फिर आगे चले तो देखते हैं कि पूरा संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, और इसमें अप्रोक्सीमेट 64 लाख का खर्च बैठा। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट था, 8 शेड्यूल रखे गए थे, ठीक है। धीरे धीरे अमेंडमेंट होते हुए आज जो है 446 आर्टिकल्स हो गए हैं, 12 शेड्यूल हो गए हैं, और करीब 26 पार्ट्स हो गए अमेंडमेंट होते होते, ठीक। इसके बाद देखा जाए तो सबसे पहले जो है 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली अडॉप्ट हो गया, ठीक। और आखिरी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो सबसे आखिरी मीटिंग हुई, जो सभी मेंबर ने साइन किया, वो दिन था आपका 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक हुई और सभी सदस्यों ने साइन किया। और 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान पूर्णतः हमारे देश में लागू हो गया, सिवाय जम्मू एंड कश्मीर का, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक अपना संविधान था जो कि 26 जनवरी 1958 को लागू हुआ, ठीक है। हालांकि ये फिर 6 अगस्त 2019 को यह संविधान खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि 370 का समापन हो गया, और इस तरह से माना जाए कि 6 अगस्त 2019 को हमारा संविधान पूर्णतः पूरे भारतवर्ष में एक रूप से लागू हो गया, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। 26 जनवरी को हम लोगों ने नेशनल एम्बलम जो अशोका पिलर है वो भी हम लोगों ने उस दिन अडॉप्ट कर लिया, ठीक। इसके साथ फिर नेशनल एंथम की बारी आई। नेशनल एंथम यानी जन गण मन अधिनायक
जय हो। इसमें 24 जनवरी 1950 को यानी 24 जनवरी 1950 को हमने नेशनल एंथम जनगणमन अधिनायक को ग्रहण किया, अडॉप्ट कर लिया। ये जनगणमन के बारे में बता दें, नेशनल एंथम के बारे में बता दें कि इन्होंने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था और ये एक भारत का मॉर्निंग सॉन्ग था, सुबह गाने वाला गीत था। और ये सबसे पहले जो ये गाना जो गाया गया वो था 27 दिसंबर 1911 जो कि कोलकाता स्टेशन में गाया गया था। और इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। उसको हम लोगों ने 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया। उसके बाद आता है नेशनल सॉन्ग यानी वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था और ये इनकी किताब थी आनंद मठ, वहाँ से लिया गया है, जो कि 1882 में पब्लिश हुई थी। पहली बार जो है 1896 में कलकत्ता स्टेशन में इस राष्ट्रीय गान को गाया गया और इसमें कुल 5 स्टैंजा है, जिसमें से सिर्फ एक ही स्टैंजा हम लोग गाते हैं और इसको गाने में कुल 65 सेकंड्स का समय लगता है। इसको भी हम लोगों ने 24 जनवरी 1950 को लीगली यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली कह लीजिए हम लोगों ने इसे अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग जैसा आप जानते हैं कि सबसे पहले जो है इस नेशनल फ्लैग का डिजाइन किया था, उनका नाम था पिंगाली वेंकैया, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और इन्होंने जो है इसके डिजाइन किया। और इसमें 3 कलर पाए जाते हैं। सबसे पहला सैफ्रॉन, ठीक है, जो टॉप कलर पे होते हैं, ऑरेंज कलर का सैफ्रॉन, जिसका जो प्रतिनिधित्व कहता है कि ये वेलर और सेक्रीफाइस मैदान का परिचायक है। दूसरा है सफ़ेद रंग, जो कि सच्चाई और शांति का प्रतीक है। और तीसरा है ग्रीन कलर का, जो कि संपन्नता या प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। बीच में चक्र है जिसमें आपके 24 स्पोक्स है और जिसका कलर जो है वायलेट कलर यानी बैगनी कलर का है, ठीक है भाई। तो इसको सबसे पहले जो है 1906 में वो भी कलकत्ता स्टेशन में फहराया गया था। और देखा जाए तो इस नेशनल फ्लैग को हम लोगों ने 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट कर लिया था और तब से वो हमारे यहाँ वो झंडा उसी तरह से फहराता रहा। जब भी शुभ अवसर हुआ या कोई भी राष्ट्रीय पर्व होता है तो ये झंडा फहराया जाता है। और तब से हम लोगों ने यानी कि 22 जुलाई 1947 से जो है हमने इस झंडे को अडॉप्ट किया और आज तक हम सच्चे उसे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एक बार बता दें कि इसमें फ्लैग कोड दिया हुआ है 2002 में, ठीक। फ्लैग कोड में 3 पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है ये बताता है कि इस झंडे को कौन लोग फहरा सकते हैं। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं या और कोई पब्लिक मेंबर या प्राइवेट मेंबर या प्राइवेट बॉडीज या इंस्टीट्यूशन फहराना चाहती है तो उसमें नियम बना हुआ है कि इस झंडे को कैसे फहराया जाएगा। उसमें नियम बता हुआ है कि झंडे को सम्मानपूर्वक और पूरे डिग्निटी के साथ, अपने रिस्पेक्ट के साथ इसको फहराने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्र का सम्मान है। तो उसमें कोड ऑफ कंडक्ट लिखा हुआ है, इसका नाम है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। अब है नेशनल एंथम के बारे में बताते हैं। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जब पार्लियामेंट में सत्र बैठती है दोनों, तो सबसे पहले जो है जो राष्ट्रीय कोई भी लोकसभा राज्यसभा का जब बैठक होती है तो पहले जब बैठक होती है तो उसमें नेशनल एंथम गाया जाता है और जब सेशन का अंत होता है तो उसमें नेशनल सॉन्ग को गाया जाता है। एक नियम बन आ रहा है जो चला आ रहा है, ठीक। अब आते हैं नेशनल कैलेंडर। नेशनल कैलेंडर जो हम लोग लिया है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो कि साका संवत यानी साक एरा ऑफ कनिष्क डायनेस्टी जो है आप इतिहास में देखेंगे वहाँ से जो है साका एरा यानी साक संवत से हम लोग अडॉप्ट किए हैं। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार से हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो उससे फॉलो होता है, यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि 22 मार्च 1957 को हम लोगों ने इसे अडॉप्ट कर लिया। और इसका पहला महीना है चैत्र, जो कि मार्च और अप्रैल का समय होता है, ठीक है फ्रेंड। अब आते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन। जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं उनका इलेक्शन जो है वो आपका 24 जनवरी 1950 को हो गया था। एक अब मैं आपको पहले बताया कि देखा जाए तो 11 दिसंबर 1946 को जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के परमानेंट सदस्य जो परमानेंट हेड थे, चेयरमैन थे, वही जो है आगे चल करके भारत के राष्ट्रपति चुने गए। आपका
24 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक विधिवत संवैधानिक तौर पे उन्होंने मत को ग्रहण किया। ठीक है, फिर आते हैं सुप्रीम कोर्ट। एपेक्स कोर्ट के बारे में, क्योंकि ये 28 जनवरी 1950 को इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो कि पार्लियामेंट में एक रूम है जिसका नाम है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, वहाँ पर इसका सबसे पहले बैठक हुई थी। उसके बाद जो है आज जहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का जगह है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट स्थापित है, वो 1958 में प्रिंसेस ऑफ चैम्बर से वो आज के प्रेजेंट पोजीशन पे शिफ्ट हुई थी 1958। ठीक, पहले ओरिजिनली जो है वहाँ पर चीफ जस्टिस के साथ साथ 7 अदर जजेस हुआ करते थे, लेकिन आज 2008 के अमेंडमेंट की बात देखा जाए तो आज के डेट में 30 सबऑर्डिनेट जजेस है, अदर ऑनरेबल जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में आज के डेट में 31 जजेस बैठते हैं। साथ में ये बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हैदराबाद और मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये हमेशा विरोध करते रहे। ठीक है, और आपने देखा ही होगा, आपने सुना ही होगा कि हैदराबाद भारत में शामिल होना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहादुरी या सेंस ऑफ ह्यूमर से हैदराबाद को अपने भारत में मिला लिया, वरना ये पाकिस्तान में चला जाता। आगे बताते हैं कि पार्टीशन ऑफ इंडिया जब आज़ाद हुआ तो पार्टीशन ऑफ इंडिया में हम लोग भी शिकार हुए थे, जबकि सब लोग जानते हैं। तो सबसे पहले पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है 3 जनवरी 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था, जो कि गवर्नर जनरल और लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। उस समय पाकिस्तान को एक पाकिस्तान जो है आज जो पाकिस्तान है अलग है, उस समय पाकिस्तान जो है पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान हुआ था। उनके लिए उन्होंने 26 जनवरी 1947 को एक संविधान बना के दिया था। ठीक है, हालांकि आज पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जिसका विभाजन हो गया था 1971 में और इसलिए वो पाकिस्तान बट गया। आज का पाकिस्तान जो उस समय आज़ादी हुई थी, बंटवारे के समय 2 पाकिस्तान हो गया था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन आज की डेट में सिर्फ आपका पश्चिमी पाकिस्तान रह गया है, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। आगे देखें तो 1951 में पहला फाइनेंस कमीशन और आपका प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था। प्लानिंग कमीशन का मेन काम ये था कि भारत की प्रगति के लिए, पूरे भारतवर्ष की प्रगति के लिए अच्छे अच्छे प्लान बनाएं और डेवलपमेंट करें, जिससे कि भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र बन सके। ठीक है, हालांकि 2014 में प्लानिंग कमीशन नाम बदल गया और आज उसका नाम है नीति आयोग। इस प्लानिंग कमीशन की पहली बैठक जो हुई थी वो 15 मार्च 1950 को हुई थी। आगे देखें तो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था जो कि 1951 में हुआ था। ठीक है, और जो पहला लोकसभा की बैठक हुई थी, वो जो बैठक क्या गठन हुआ था वो है 17 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, और दोनों ही हाउसेस की पहली जो मीटिंग, पहली बैठक हुई थी वो था 13 मई 1952। आगे देखें तो अब नेशनल एम्बलम के कलर का इस्तेमाल कैसे की जाती है, किस कलर में की जाती है। तो नेशनल एम्बलम जो अशोक का स्तंभ है, अगर वो ब्लू कलर का है तो जो वर्तमान में जो रूलिंग पार्टी है उनके काउंसिल मिनिस्टर्स ब्लू या नेवी ब्लू कलर का अशोक स्तंभ इस्तेमाल करते हैं। लोकसभा के सदस्य हैं तो वो ग्रीन रंग का इस्तेमाल करते हैं, और राज्यसभा के सदस्य हैं तो वो अशोक स्तंभ रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखें तो पंचायती राज का गठन हुआ, जो कि आपने देखा होगा कि शेड्यूल 11 में इनको इनकॉर्पोरेट किया गया है, और आर्टिकल में देखा जाए 243 आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो पंचायती राज का जो है वो आप देखें तो सबसे पहले जो है 73rd अमेंडमेंट 1992 को, जो कि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज का गठन हुआ, जो कि लोकल बॉडी एट विलेज लेवल पे एक अपना प्रशासन का रहे, इसीलिए इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, दूसरा है म्यूनसिपैलिटी, जो शेड्यूल 12 से आया है, जिसका गठन हुआ था 74th अमेंडमेंट 1992 को, और इन्फोर्समेंट हुआ 1 जून 1993। इनका पर्पस ये था कि जो शहरी इलाका है वहाँ पर इनका सेल्फ लोकल बॉडी बने, सेल्फ गवर्निंग बॉडी बने, और इसे हम कहते हैं म्यूनसिपैलिटी। यानी कि शहर में जो लोकल बॉडी होती हैं उसे कहते हैं म्यूनसिपैलिटीज़, और जो गांव में या विलेज क्षेत्र में होती हैं उसे पंचायत कहते हैं। ठीक है, और सबसे पहले पंचायत राज का जो एस्टेब्लिशमेंट, जो उद्घाटन किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और वो समय था आपका 2 अक्टूबर 1959 को एट नागौर इन राजस्थान।
ठीक है फ्रेंड। अब हम आते हैं टू प्रिवी प्रोसेस। फ्रेंड आपको बता दें कि जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे तो हमारे देश में कई प्रिंसली स्टेट राजा राजवाड़ा थे। अब उनको, क्योंकि अगर ऐसा उनको छोड़ दिया जाता तो हमारा जो एक देश है वो एक देश नहीं होता, बल्कि इसमें कई देश बन जाते। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधों पे जिम्मेदारी डाली गई कि इन सारे प्रिंसली स्टेट को किसी तरह कन्विंस करके भारत में एकीकृत किया जाए, यूनिफाइड किया जाए। तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया इन राजवाड़ों को, प्रिंसली स्टेट को, कि उनको एक मंथली क्या ईयरली एक पेंशन के रूप में उनको फंड सरकार देगी, जिसे हम कहते हैं प्रिवी पर्सेस, जो कि कई लाख रुपए हुआ करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका कितना बड़ा क्षेत्र है और कितना बड़ा योगदान है भारत के प्रगति में। उस हिसाब से उनको एक ईयरली पेंशन के रूप में एक मनी मिलता था, जिसे कहते हैं प्रिवी पर्सेस। ठीक है, इस प्रिवी पर्सेस को 1971 में 26 सोशल अमेंडमेंट से खत्म कर दिया गया, क्योंकि ये हमारे देश पे काफ़ी बर्डन हो रहा था और माननीय इंदिरा गांधी के डायरेक्शन पे ये प्रिवी पर्सेस का समापन हुआ। ठीक है फ्रेंड, आगे के स्लाइड में हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखा हुआ है ये बताने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन कौन सा पार्ट, जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज, इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ से किस देश से कॉपी की गई है उसका रहेगा, क्योंकि इस पर कई तरह के क्वेश्चंस विभिन्न जुडिशल सर्विसेज में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आप अपने पास रिजर्व कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए आगे लाभकारी होगा। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए अगले वीडियो पे हम नया टॉपिक लेके आपसे प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।